फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि ये मूवी इंडोनेशियन पॉपुलर हॉरर गेम पमाली द लिटिल डेविल पर बेस्ड है। यहाँ तोयुल एक तरह का बच्चा शैतान है जिसे दूसरों के पैसे चोरी करने के लिए पाला जाता है। तोयुल ऑफरिंग में दी गई औरतों के खून और आत्मा के जरिए जिंदा रहता है। सीन कट होता है और हम मारनी नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक घर में कैद थी और ठीक उसके बगल वाले रूम में एक आदमी पैसों की बोरियां फैलाकर पागलों की तरह नाच रहा है। तूफान की वजह से अचानक पेड़ की एक डाल खिड़की का कांच तोड़ देती है। मौका पाकर मारनी खिड़की से भागकर बाहर निकल आती है। ठीक तभी रूम में तोयुल एंटर करता है। मारनी को न पाकर वो एक रूह कंपा देने वाली चीख मारता है। वो चीख सुनकर मारनी भागने लगती है। तभी वो आदमी खिड़की से मारनी को देख लेता है। तोयुल और वो आदमी मारनी का पीछा करते हैं। जब वो मारनी को घेर लेते हैं तो मारनी कहती है कि वो अब उनके लालच की बलि नहीं बनना चाहती। मरने के बाद भी वो उन्हें माफ नहीं करेगी। ठीक उसी पल उस पर बिजली गिरती है और मारनी मौके पर ही मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है गांव के एक छोटे रेस्टोरेंट में, जहां गांव के कुछ लोग चीफ सुकीमान से शिकायत कर रहे हैं। हर साल गांव से रहस्यमयी तरीके से एक औरत गायब हो रही है और सारी विक्टिम्स औरतें ही हैं। साथ ही एक नई मुसीबत आ गई है। सबके पैसे अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। गांव वालों को शक है कि गांव में कोई चोर घुस आया है, लेकिन चीफ सुकीमान सारी शिकायतों को खारिज करते हुए कहते हैं कि गांव में कोई चोर नहीं है। वो सबको बेवजह पैनिक न होने की सलाह देते हैं। इस दुकान का मालिक सेड़ा भी पैसे चोरी का शिकार हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि सेड़ा अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहा और उन्हें काम से निकालने पर मजबूर है। लेकिन अंबार अभी भी सेड़ा की दुकान में काम करती है, क्योंकि सेड़ा ने उसे तरस खाकर रखा हुआ है। घर लौटकर जब अंबार इस दया की बात करती है तो उसकी बेटी पुत्री को गुस्सा आ जाता है। वो दूसरों की दया पर जिंदा नहीं रहना चाहती, बल्कि परिवार की किस्मत बदलना चाहती है। पुत्री बताती है कि वो क्रूज शिप की ट्रेनिंग ज्वाइन करके खूब पैसे कमाना चाहती है, लेकिन अंबार इसके लिए राजी नहीं है। एक तो रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं हैं, ऊपर से वो नहीं चाहती कि बेटी परिवार छोड़कर दूर जाए। पुत्री जवाब देती है, सक्सेस और अमीर बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इस पर अंबर कहती है, अगर परिवार और अपने लोगों को छोड़कर वो सक्सेस मिले तो उस पैसे की कोई कीमत नहीं। पास ही पुत्री का छोटा भाई अजी खेल रहा होता है। पुत्री गरीबी से तंग आकर गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन उसकी दोस्त किकी उसे मां की बात मानने की सलाह देती है, लेकिन पुत्री साफ कह देती है कि वो पूरी जिंदगी दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती। उधर अजी अपने में मस्त होकर पॉलिथीन बैग में छोटे केकड़े पकड़ रहा होता है। दूसरी तरफ सेड़ा बताता है कि वो अब अंबार को भी काम पर नहीं रख पाएगा। रेस्टोरेंट में बैठा टेम्बोंग नाम का आदमी उनकी सारी बातें सुन लेता है। टेम्बोंग दरअसल सुकीमान का आदमी है। नौकरी जाने के बाद निराश होकर घर लौटते वक्त अंबार को पैसों से भरा एक बैग मिलता है। ईमानदारी की खातिर वो पहले गांव के चीफ के घर जाती है। टेम्बोंग दरवाजा खोलकर चीफ को बुलाने जाता है और अंबर उलझन में पड़ जाती है। आखिरकार गरीबी और लालच के आगे हार मानकर वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से निकल जाती है। उस रात नींद में अंबार बार बार काली चिमनी बड़बड़ा रही थी। आजी ने उसे उठाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। आजी जब बाथरूम गया तो उसकी नजर बचाकर एक तोयुल वहां से गुजर गया। फिर आजी देखता है कि मां नींद में ही घर से बाहर जा रही है। वो पुत्री को आवाज देता है और पुत्री आकर उन्हें रोकती है। होश आने पर पता चलता है कि अंबार को तेज बुखार है और उसे कुछ याद नहीं। मां को रूम में छोड़ने के बाद पुत्री नोटिस करती है कि केकड़ों के बाउल का पानी अजीब तरह से हिल रहा है और उसमें तोयुल की परछाई दिखती है। डर कर पीछे मुड़ता है तो कुछ नहीं दिखता। अगले दिन पुत्री अपनी सहेली किकी को सब बताती है, पर वो यकीन नहीं करती। तभी किकी का भाई नूरदीन और कजिन सेप वहां आते हैं। नूरदीन तीनों की फोटो लेना चाहता है तो सेप कहता है 3 लोगों की फोटो में बीच वाले के साथ बुरा होता है, लेकिन नूरदीन इग्नोर करके फोटो खींच लेता है। रात में दरवाजे की चरमराहट से पुत्री की नींद खुल जाती है। वो देखती है मेन डोर खुला है और माँ गायब है। माँ के कमरे में ढूंढते वक्त उसे वो रहस्यमयी पैसों वाला बैग मिलता है। वो हड़बड़ी में किकी के घर जाती है और छोटे भाई आजी को नूरदीन के पास छोड़कर किकी और सेप के साथ माँ को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में गांव का मुखिया सुकीमान मिलता है। वो कहता है कि अंबार गायब नहीं हुई। नौकरी जाने के बाद उसने मदद मांगी थी तो मुखिया ने शहर में एक दोस्त की फैक्ट्री में काम दिला दिया और वो रात की बस से शहर चली गई। अगली सुबह पुत्री किकी को वो पैसों का बैग दिखाती है और मुखिया की कहानी की पोल खोलती है। वो कहती है कि अगर माँ सच में शहर जाती तो इतने सारे पैसे और अपने कपड़े छोड़कर नहीं जाती। तभी दीवार पर आजी की ड्राइंग पर पुत्री की नजर पड़ती है। माँ के बड़बड़ाए काली चिमनी शब्द सुनकर आजी ने जंगल के बीच एक काली चिमनी बनाई थी। पुत्री समझ जाती है कि ये कारसोनों की वीरान फैक्ट्री है। सेप कारसोनो के बारे में पूछता है। पुत्री बताती है कि कारसोनो एक अमीर आदमी था जो जंगल की फैक्ट्री में पैसे चुराने वाला शैतान तोयुल पालता था। सुना है कि उस जंगल में एक ब्लैक कुंतिलानक भी रहती है। पुत्री को शक होता है कि उसकी माँ शायद उसी फैक्ट्री में है। वो वहां जाना चाहती है। हालांकि किकी और सेप मना करते हैं क्योंकि जंगल बहुत डरावना था, लेकिन आखिर में तीनों फैक्ट्री के लिए निकल पड़ते हैं।
आजी साथ जाना चाहता था पर उसे घर पर ही छोड़ दिया जाता है। उन्हें साइकिल से जंगल की तरफ जाते हुए टेम्बोंग देख लेता है। इधर मुखिया सुकिमान टेम्बोंग पर भड़क जाता है। वो धमकी देता है कि अगर वो लोग उनसे पहले वहां पहुंच गए तो वो टेम्बोंग को जान से मार देगा, जिससे मुखिया का असली और भयानक चेहरा सामने आता है। उधर घर की लाइट चली जाती है तो आजी मोमबत्ती जला लेता है। उसे खाट के नीचे अपने खिलौने की आवाज आती है। नीचे झांकने पर उसे तोयुल दिखता है। मासूम आजी उसे दोस्त समझकर हाथ बढ़ाता है और तभी तोयुल उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। जान बचाकर आजी खुद को छुड़ाता है और दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा खोलते ही देखता है कि सामने मुखिया खड़े हैं, जो आजी से पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? सीन कट होकर पुत्री, किकी और सेब को दिखाया जाता है। वो कारसोनो की फैक्ट्री पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी नूरदीन का फोन आता है और बातों से वो समझ जाता है कि वो लोग दरअसल कारसोनो की उसी कर्स्ड केमिकल फैक्ट्री में हैं। पुत्री कुल्हाड़ी से फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर घुसती है। घुसते ही चमगादड़ों का झुंड उनके सिर के ऊपर से उड़ जाता है। बंद फैक्ट्री की घुटन देखकर किकी कहती है, इतनी बड़ी फैक्ट्री में हवा आने का रास्ता नहीं है, शायद ये तोयुल की वजह से है। माँ को ढूंढते हुए वो और अंदर जाते हैं। एक कमरे में किकी को एक पुरानी ग्रुप फोटो मिलती है, जिसमें दिखता है कि गांव का चीफ सुकिमान कभी कारसोनो के लिए ही काम करता था। अचानक पास पड़ा एक कार्टन हिलता है और सब डर जाते हैं, लेकिन सेब हिम्मत करके उसे खोलता है तो अंदर से एक और चमगादड़ निकलता है। खैर, वो लोग तलाश जारी रखते हैं। इधर सेब अपनी सेफ्टी के लिए बाहर छोड़ी हुई कुल्हाड़ी लाने जाता है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सेब जाकर देखता है कि ये बेसमेंट जाने की सीढ़ियां हैं, जिसके रास्ते पर ऑफरिंग रखी हुई है। दूसरी तरफ पुत्री को गायब हुई औरतों के कई सारे फ्लायर्स मिलते हैं। उन पर नजर डालते हुए उसे कारसोनो के बड़े घर की फोटो दिखती है और उसके पास सुकिमान भी था। उन्हें समझ आता है कि कारसोनो का वो घर इस फैक्ट्री के बिल्कुल पास है। तभी सेब आकर उन्हें बुलाता है और उस बेसमेंट में ले जाता है। संकरी गली पार करके वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां मोमबत्तियां जल रही थीं और जमीन पर पैसों का ढेर लगा था। पुत्री नोटिस करती है कि ये नोट बिल्कुल उसकी माँ के बैग में मिले पैसों जैसे हैं। सेब तब बताता है, ये आम पैसे नहीं, ये ऑफरिंग मनी है। ये पैसे दरअसल चारे की तरह रखे जाते हैं। जो भी इन्हें लेगा वो अनजाने में अगली बलि का शिकार बन जाएगा। ठीक तभी किकी को गायब हुई औरतों की तस्वीरों के बीच पुत्री की माँ की फोटो भी दिखती है। अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और ऊपर से धप्प से एक औरत की लाश नीचे गिरती है। वो डरकर पीछे हटते हैं। तभी एक एक करके और भी लाशें ऊपर से गिरने लगती हैं। एक एंटिटी पुत्री का पैर पकड़ लेती है। सेब और किकी बड़ी मुश्किल से पुत्री को छुड़ाते हैं और वो दौड़कर बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर सेब फौरन वहां से भागने की जिद करता है। वो अपने पुराने ट्रॉमा की बात बताता है कि ऐसे हालात में उसने पहले अपने दोस्तों को खोया है, इसलिए वो जानता है कि ये कितना डेंजरस है। लेकिन पुत्री अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने पूरी जिंदगी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया, अब माँ को इस मुसीबत से बचाए बिना वो कहीं नहीं जाएगी। पुत्री की हिम्मत देखकर किकी फैसला करती है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। सेब जानता है कि यहाँ जो ताकत है उसका सामना करना उन तीनों के बस की बात नहीं, इसलिए वो बाहर से मदद लाने का फैसला करता है। सीन कट होकर देखते हैं कि पुत्री और किकी पुत्री की माँ को ढूंढने के लिए कारसोनो के उस घर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब सेब मदद के लिए जा रहा था तभी अचानक पीछे से टेम्बोंग और चीफ सुकिमान उस पर हमला कर देते हैं। बदकिस्मती से आजी भी उनके कब्जे में था। दूसरी तरफ पुत्री और किकी कारसोनो के उस बड़े घर में घुसते हैं और वहाँ एक स्विमिंग पूल देखते हैं। वहाँ किकी को मारनी का वो म्यूजिक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स बजाकर फोटो लेने लगती है तो कैमरे के फ्लैश में उसे मारनी की आत्मा दिखती है। वो हर क्लिक के साथ पास आ रही थी और फिर गायब हो गई। पुत्री आकर उसे चौंका देती है। फिर वो आगे बढ़कर एक लाल दरवाजे वाले कमरे में जाते हैं जो पैसों की बोरियों से भरा था। वहाँ दीवार पर सुकिमान और उसकी सालों से गायब पत्नी मारनी की फोटो देखकर वो हैरान रह जाते हैं। पुत्री को वहाँ तोयुल पालने वाली ब्लैक मैजिक की एक किताब मिलती है। किताब से पता चलता है कि तोयुल अपने मालिक की जिंदगी रहने तक जीता है। उसे जिंदा रहने के लिए एक वेट नर्स चाहिए होती है और वो आईने से डरता है। अब उन्हें समझ आता है कि इतने बड़े घर में कोई मिरर क्यों नहीं है। सेडा के मार्क किए हुए पैसे देखकर वो कंफर्म हो जाते हैं। चूंकि कारसोनो तो कब का मर चुका है तो अब चीफ सुकिमान ही इस तोयुल का मालिक है। वही गांव की औरतों को किडनैप करके तोयुल के खाने के लिए इस्तेमाल करता है। उधर सुकिमान ने सेब और आजी को एक कमरे में बांध रखा था। इधर पुत्री और किकी को एक रूम मिलता है। किकी मना करती है पर पुत्री नहीं सुनती। वो किकी को बाहर पहरे पर रखकर अकेली अंदर चली जाती है। तभी किकी की नजर दूर सेब पर पड़ती है जो दूसरी तरफ जा रहा था। किकी उसका पीछा करती है। उस रूम में फाइनली पुत्री को अपनी माँ अंबार हाथ पैर बंधी हालत में मिलती है। अंबार बताती है कि एक तोयुल उसका खून पी रहा था। पुत्री जल्दी से माँ को खोलती है और बताती है कि मुखिया ने उन्हें बलि का बकरा बनाया है। बाहर निकलते वक्त वो देखती है कि किकी वहाँ नहीं है। इधर नूरदीन भी किकी को ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो मुखिया को दोस्त समझकर मदद मांगता है, लेकिन मुखिया मौका पाकर कुल्हाड़ी से नूरदीन को मार देता है। किकी सेब का पीछा करते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहाँ घर के सारे आईने छिपाकर रखे गए थे।
वहाँ घुसते ही सेप गायब हो जाता है। अचानक म्यूजिक बॉक्स बजता है और किकी को आईने में अपना खून से लथपथ रिफ्लेक्शन दिखता है। आईने के अंदर से अचानक एक हाथ निकलता है और किकी का सिर जोर से कांच पर दे मारता है। मारनी के घोस्ट ने ही किकी को मारा था। उसकी चीख सुनकर पुत्री और अंबार भाग कर आते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुत्री रोने लगती है तो अंबार उसे समझाकर वहां से हटा ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है सेप और आजी पर। वो कैद से भागने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं। इधर भागते वक्त पुत्री और अंबार पर मुखिया की नजर पड़ जाती है। अंबार ठोकर खाकर गिर जाती है और मुखिया उसे पकड़ लेता है। वो डराता है कि उसके हाथ से बच भी गए तो ब्लैक कुंतिलानक उन्हें नहीं छोड़ेगी। ठीक तभी पुत्री मुखिया पर अटैक कर देती है। हाथापाई में मुखिया के गले का टैलिस्मन गिर जाता है। टैलिस्मन गिरते ही म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है। मुखिया जान बचाने के लिए ताबीज ढूंढने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर पुत्री और अंबार छिप जाते हैं। तभी वो भयानक कुंतिलानक सुकिमान के सामने आ जाती है, लेकिन सुकिमान पर अटैक करने से पहले ही उसे अपना टेलिस्मन मिल जाता है। वो टेलिस्मन सामने करता है और स्पेल पढ़ता है, जिससे कुंतिलानक हवा में गायब हो जाती है। ये सब अंबार और पुत्री छिपकर देख रहे थे। इसके बाद सुकिमान आजी का चश्मा फेंक देता है और धमकी देता है कि अगर अंबार और पुत्री बाहर नहीं आए तो वो आजी को मार देगा। बच्चे की जान बचाने के लिए अंबार सरेंडर कर देती है और मुखिया उसे जबरदस्ती घसीटकर घर के अंदर ले जाता है। बाद में पुत्री आजी का चश्मा उठा लेती है। दूसरी तरफ सेप टेम्बोंग से बचने के लिए एक कमरे में छिप जाता है, जो सफेद कपड़े से ढके मैनिकिन्स से भरा था। अजीब बात यह थी कि जब सेप देखता तो पुतले रुके रहते, लेकिन मुंह फेरते ही वो उसका पीछा करते। एक मौके पर सेप को इलेक्ट्रिक आरी सौ चलने की आवाज आती है। सेप तो हट जाता है, लेकिन उसका पीछा कर रहा टेम्बोंग सीधा उस आरी से टकरा जाता है। आरी टेम्बोंग के माथे में घुस जाती है और वो वहीं मर जाता है। इधर आजी एक ड्रम के अंदर छिपा था। चश्मा न होने की वजह से धुंधला दिख रहा था। वो मारनी के घोस्ट को मां समझकर आगे बढ़ता है। तभी ऊपर से भारी ड्रम आजी पर गिरने वाले होते हैं। सेप अपनी जान पर खेलकर आजी को धक्का दे देता है, लेकिन वो ड्रम उस पर ही गिर जाते हैं। पुत्री आकर सेप को बुलाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। दोस्तों का ये हाल देखकर पुत्री समझ जाती है कि इस तोयुल और शैतानी खेल को खत्म करने के लिए सबसे पहले इसके मास्टरमाइंड सुकिमान को मारना होगा। पुत्री को पता था कि उस ताकतवर सुकिमान को हराने का एक ही तरीका है, उसकी पत्नी मारनी यानी ब्लैक कुंतिलानक की आत्मा को यूज करना। लेकिन दिक्कत ये थी कि सुकिमान के गले में वो टेलिस्मन था जो उसे घोस्ट से बचा रहा था। इसलिए पुत्री आजी को उसका चश्मा वापस देती है और एक प्लान बनाकर भाई की मदद मांगती है। दूसरी तरफ कैद अंबार पर सुकिमान मेंटल टॉर्चर करता है। वो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। सुकिमान कहता है कि अंबार ने वो पैसों का बैग उठाकर अपनी मुसीबत खुद बुलाई है, इसलिए अब उसे टोयुल की वेट नर्स बनना पड़ेगा। अंबार घिन में सुकिमान के मुंह पर थूक देती है। गुस्से में मुखिया उसे थप्पड़ मारता है, फिर टोयुल को उस पर छोड़कर वहां से चला जाता है। टोयुल का भयानक रूप देखकर अंबार डर से चिल्लाने लगती है। बाहर निकलकर मुखिया आजी को भागते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। आजी एक अलमारी में छिप जाता है, जहां उसे किकी की सोल दिखती है और वो डर के मारे मुंह दबा लेता है। सुकिमान जैसे ही अलमारी खोलने वाला होता है, कांच टूटने की आवाज से उसका ध्यान भटक जाता है। वो जाकर देखता है कि पैसों की बोरियों में आग लग गई है। इस मौके का फायदा उठाकर आजी अलमारी से निकलता है और अपनी मां को खोल देता है। इधर मौका पाकर पुत्री पीछे से सुकिमान पर अटैक करती है, लेकिन मुखिया उसे बेरहमी से पीटता है और टेबल पर उसका सिर पटक देता है। तभी अंबार कुल्हाड़ी लेकर सुकिमान पर वार करती है, पर फेल हो जाती है। आखिर में माँ बेटी मिलकर पूरी जान से लड़ते हैं और पुत्री एक टेबल से मुखिया को मारती है। इसी बीच अंबार चालाकी से मुखिया के गले से वो टेलिस्मन छीन लेती है। फिर वो सुकिमान को उसी कमरे में बंद करके बाहर से दरवाजा लगा देते हैं। टेलिस्मन खोने के बाद सुकिमान जान बचाने के लिए दरवाजे पर धक्का देने लगता है। इधर आजी को अचानक तोयुल खींच ले जाता है। पुत्री अपनी घायल मां को छोड़कर भाई को ढूंढने दौड़ती है, लेकिन तोयुल पुत्री पर भी अटैक करता है और उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। वो पानी के नीचे उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बिना टेलिस्मन के सुकिमान के सामने मारनी की आत्मा आ जाती है। सुकिमान खुद को मारनी का हस्बैंड बताकर जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन मारनी उसे हवा में उठा देती है। दीवार पर लगी उनकी फोटो का कांच चकनाचूर हो जाता है और कांच के वो टुकड़े तीर की तरह सुकिमान के शरीर में घुस जाते हैं। सुकिमान गिर पड़ता है और मर जाता है। मुखिया के मरते ही उसका पाला हुआ तोयुल भी हवा में गायब हो जाता है। होश आने पर आजी दौड़कर पुत्री को गले लगा लेता है। सारी मुसीबतें पार करके जब पुत्री और आजी अपनी मां अंबार के पास पहुंचते हैं, तो अंबार की हालत बहुत खराब थी। जिंदगी के आखिरी पल में अंबार अपने पुराने बर्ताव के लिए बेटी पुत्री से माफी मांगती है और छोटे भाई आजी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर आखिरी सांस लेती है। मां को खोकर दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं और सीन ब्लैक हो जाता है।
मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि पुत्री हॉस्पिटल में बैठकर अपनी मरी हुई सहेली किकी का कैमरा देख रही थी। वहां उसे उन तीनों की वो फोटो मिलती है जो नूरदीन ने खींची थी। पुत्री को सेब की वो चेतावनी याद आ जाती है कि 3 लोग साथ फोटो खिंचवाएं तो बीच वाले पर मुसीबत आती है। इत्तेफाक से फोटो में बीच में खड़ी किकी ही मारी गई। इसके बाद पुत्री डॉक्टर की परमिशन लेकर एक मरीज से मिलने जाती है। कमरे में घुसते ही दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। सेब असल में मरा नहीं है, वो जिंदा है। सेब वहां मौजूद नीला और यांग नाम के 2 लोगों से पुत्री की पहचान करवाता है। सेब फिर से उस फोटो की बात छेड़ता है तो पुत्री जवाब देती है कि मौत तो असल में किस्मत का लिखा है। और इसी के साथ ये मूवी